माले की तो बुनियादी पहचान है कि माले बिहार में गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। अब जो भाजपा का खतरनाक मंसूबा है उसको ध्वस्त करने के लिए लोकतंत्र के पक्ष में निर्णायक जनादेश। तो मोदी जी की जो गांधी मैदान की रैली थी, हुंकार रैली 2013 में, और उसमें पता नहीं कैसे क्या बम विस्फोट हुआ, आज तक वो रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन उसी समय से पूरे बिहार में निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी कह करके उनको पकड़ना, उनको जेल में डालना, ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज पूरे देश में एक तरह से आम बात हो गई। आज कोई डॉक्टर कफील खान हो तो उनको एनएसए में गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई देश में जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से उमर खालिद जैसे कोई रिसर्चर अगर निकल करके आते हैं, उनको यूएपीए में फंसाया जाएगा। और ये मुस्लिम नौजवान सिर्फ नहीं, निर्दोष लोगों को, सुधा भारद्वाज हो, गौतम नवलखा हो, आनंद तेलतुमरे हो, ये जो दमन पूरे बिहार में भी पिछले 5 साल से चला है, इसके खिलाफ लड़ते हुए इंसाफ मंच, तो इंसाफ की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई भी हमने बहुत तेज किया है बिहार में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अब कुछ ही दिनों बाद चुनावी दंगल होने वाला है और इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने योद्धाओं को उतारने की तैयारी कर ली है। जेडीयू और आरजेडी ने तो पहले ही सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बात करेंगे सीपीआई-एमएल की क्या तैयारी है और किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या तैयारी है सर सीपीआई-एमएल की बात करें? देखिए, हम लोगों के जिम्मे 19 सीट हैं और बाकी वामपंथी दलों के पास भी 10 सीट है। तो सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होगी, जो सीटें हमारे पास हैं इन सीटों में बेहतर प्रदर्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। हमारे साथी तो यही उम्मीद लेके चल रहे हैं कि हम लोग इस बार, हमारा स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहेगा। और दूसरा है कि पूरे बिहार में जो महागठबंधन बना, राजनीतिक तौर पर, माने जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में था थोड़ा सा इस बार भिन्न है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें लगता है कि बिहार में एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो लड़ने वाली पार्टियां हैं, एक तरह से वो पार्टियां एक साथ हैं और इस गठबंधन को बहुमत मिले, निर्णायक एक तरह से एनडीए को शिकस्त मिले। वो इसलिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो नीतीश जी ने जो बिहार के साथ किया है, धोखा किया है, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। लोग कहते हैं कि भाई नीतीश जी बड़े अनुभवी नेता हैं, तो उस अनुभव से बिहार को मिला क्या? उस अनुभव से नीतीश जी की कुर्सी तो बनी रही 15 साल, कभी इधर कभी उधर जा करके, लेकिन बिहार को तो उस कुछ सड़कें अगर मिली थी तो आज पुल टूटने लगी है, सड़क ढहने लगी है। तो बिहार में शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, प्रवासी मजदूर सरकार ने उनको लाने का प्रबंध नहीं किया, वो अपने से आ गए, सरकार ने उनको सीमा पर रोक लेने का काम किया। तो ये जो पूरे बिहार, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से लेके बिहार की बेटियों के साथ जो हुआ वो कहने लायक नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी के 15 साल के उससे जो मोहभंग लोगों का हुआ है, आक्रोश है, इसके चलते तो एनडीए को करारी शिकस्त मिलेगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज जो खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक तरह से बिहार में, वो नीतीश जी एक मुखौटा के रूप में थे, तो आज तो कोरोना काल में सबसे कहा जा रहा है मास्क पहनो, लेकिन भाजपा वाले अपना मास्क उतारना शुरू कर दिए हैं और उनका मुखौटा जब उतर जाता है तब क्या होता है हम दिल्ली में भी देख रहे हैं। वाजपेयी जी के सरकार में और मोदी जी की सरकार में क्या अंतर है। और उत्तर प्रदेश, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश आज जो कुछ हो रहा है वो बिहार के लिए एक चेतावनी है कि बिहार में आने वाले दिन में अगर भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी तो बिहार कहाँ पहुँचेगा, बिहार में क्या होगा, वो उत्तर प्रदेश को देख करके लोग समझ सकते हैं। इसलिए जो कुछ हुआ है उसके लिए जनादेश देना, उसके खिलाफ दंडित करना, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जो खतरा हमारे सामने है उस खतरे से बिहार को बचाना, और इसीलिए हमें तो लगता है कि लोग सजग हैं और बिल्कुल गठबंधन के पक्ष में बहुमत मिलेगा। तेजस्वी यादव ने तो मुद्दा बना लिया है कि इस बार युवाओं के मुद्दे को लेकर, रोजगार को लेकर, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, उद्योग, ऐसे तमाम 10 एजेंडे उन्होंने फिक्स कर लिए हैं। तो आप उसी मुद्दे से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या कोई और हो सकती है? नहीं, समस्याएं बहुत है और हमारे पास, जैसे आप देखेंगे, अगर हमारे जो 19 उम्मीदवार हैं, हमने ये कोशिश की कि माले की तो बुनियादी पहचान है कि माले बिहार में गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है।
उनकी ज़मीन, मजदूरी, उनके आवास, ये लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। माले बिहार में जो खेती आज पूरे खतरे में है, उस खेती को बचाने के लिए किसानों की पार्टी है। लेकिन किसान और गरीब के साथ साथ पिछले 5-7 साल में हमने एक नया आयाम जोड़ा है अपने आंदोलनों के साथ। आज पूरे देश भर में जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है शिक्षा और रोज़गार के लिए, हमारा जो छात्र संगठन है आइसा, वो जेएनयू से लेकर के पटना तक पूरे देश में सक्रिय है। और इसलिए हमने आइसा के हमारे जो महासचिव हैं, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव हैं, कॉमरेड संदीप को उम्मीदवार बनाया है। हमने नौजवान नेताओं को, जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं नौजवान सभा के कॉमरेड मनोज मंजिल, जो पूरे भोजपुर में सड़क पर स्कूल आंदोलन के नेता हैं और गरीबों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनको हमने उम्मीदवार बनाया। आरवाई के हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं अजीत जी, उनको हमने डुमरांव से उम्मीदवार बनाया। इस पूरे दौर में बिहार में स्कीम वर्कर्स की बड़ी लड़ाई, रसोईया बहनें, आशा कार्यकर्ता, आपके जीविका, आंगनवाड़ी, और किसी का कोई ना रोज़गार की सुरक्षा है, ना कोई मजदूर के रूप में, कर्मचारी के रूप में कोई पहचान है। तो इस सवाल पर बिहार से लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई पूरे देश में फैली, ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन बन गई है और उससे उसकी लीडर कॉमरेड शशि वो दीघा से चुनाव लड़ेंगी। यहाँ एक लड़ाई शुरू हुई हमारी इंसाफ की बिहार से, जो मोदी जी की जो गांधी मैदान की रैली थी, हुंकार रैली 2013 में, और उसमें पता नहीं कैसे क्या बम विस्फोट हुआ, आज तक वो रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन उसी समय से पूरे बिहार में निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी कह करके उनको पकड़ना, उनको जेल में डालना, ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज पूरे देश में एक तरह से आम बात हो गई। आज कोई डॉक्टर कफील खान हो तो उनको एनएसए में गिरफ्तार किया जाएगा, अगर कोई देश में जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से उमर खालिद जैसे कोई रिसर्चर अगर निकल करके आते हैं, उनको यूएपीए में फंसाया जाएगा। और ये मुस्लिम नौजवान सिर्फ नहीं, निर्दोष लोगों को, सुधा भारद्वाज हो, गौतम नवलखा हो, आनंद तेलतुमरे हो, ये जो दमन पूरे बिहार में भी पिछले 5 साल से चला है, इसके खिलाफ लड़ते हुए इंसाफ मंच, तो इंसाफ की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई भी हमने बहुत तेज़ किया है बिहार में। उसके नेता हमारे कॉमरेड आफ्ताब आलम औराई से लड़ेंगे, कॉमरेड कैमुद्दीन अंसारी आरा से लड़ेंगे। तो ये सारे आयाम हैं। तो जनता की बुनियादी जो मांगे हैं, और उसमें आवास, खेती, किसानी, और उसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, महिलाएं जो छोटे छोटे जिनके पास कर्ज है, लेकिन छोटा कर्ज, लेकिन परेशानी ज़्यादा, बड़ा दबाव, और छोटे कर्ज के बावजूद महिलाओं से कर्ज वसूली हुई, लेकिन इस देश के बड़े पूंजीपति उनको कभी भी वो डिफ़ॉल्टर होते हैं और आराम से बैंक उनके लोन को राइट ऑफ कर देता है, सरकार राइट ऑफ कर देती है। इन मुद्दों को लेकर के तो हमें तो लगता है, जैसा शहरी विकास का मुद्दा लीजिए, इस पटना में हम तो कहते हैं कि सुशील मोदी जी, हिम्मत हो तो एमएलसी बन करके क्यों मुख्यमंत्री बने हुए, दोनों नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, ये एमएलसी का रास्ता छोड़े, इस बार चुनाव लड़े कहीं किसी सीट से। और सुशील मोदी जी पटना में जो जल जमाव के खलनायक हैं, वो लड़ करके दिखाएं। इनके शहरी विकास का मतलब है, उसकी पहचान है जल जमाव और बुलडोज़र गरीब के लिए, और शहरी विकास के लोगों की मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास। तो ये मुद्दा है, इन मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे और हमें तो लगता है कि बिल्कुल जनादेश बहुत साफ आएगा। बिल्कुल, आप इंसाफ की बात कर रहे थे। मुकेश सहनी अब आपके सबसे बड़े घटक दल पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पीठ पीछे खंजर घोंप दिया है। पहले से प्लानिंग चल रही थी क्या? क्योंकि आप मीटिंग में लगातार आप लोग भी शिरकत करते रहे हैं, तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, हमें बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग पार्टियों के बीच में अलग अलग बात हुई है, इसलिए मेरे लिए कुछ कहना संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी के बीच में क्या समझौता था और क्या हुआ। लेकिन जो हुआ वो मेरे हिसाब से थोड़ा दुखद है, और बड़ा तालमेल और होता तो अच्छा था। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लोकसभा में पार्टियां थी, वो पार्टियां अभी भी रह सकती थी। सवाल इस बात क्या है, मतलब एक तो सीट ठीक है, अपनी जगह पर है, सवाल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी है। और इस समय बिहार की जनता से हमारी यही अपील होगी, पार्टियां बहुत है, बहुत सारे नए नए मोर्चे बन रहे हैं, लेकिन जनादेश बहुत स्पष्ट निकले, और वो इस समय जो लोग परेशानी में हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। और एनडीए के खिलाफ और जो भाजपा का खतरनाक मंसूबा है,
उसको ध्वस्त करने के लिए लोकतंत्र के पक्ष में निर्णायक जनादेश चाहिए। ये अंतिम सवाल है सर, जिस तरीके से आप लोगों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को तो मान लिया है और ये कह रहे हैं कि अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पता नहीं हमें। देखिए, पहली बात, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए तेजस्वी यादव माने हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है और जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़े दल के जो नेता होंगे, ये परिपाटी है देश में कि कोई भी गठबंधन है उसको बहुमत मिलता है, आम तौर पर मुख्यमंत्री वहीं से होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और जो भी बहुमत मिलने के बाद सरकार की जो भी संरचना होगी वो देख लिया जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता की आकांक्षा है, वो कोई भी सरकार अगर बनती है एनडीए को हरा करके इस दिशा में आगे बढ़े, जनता की आकांक्षा पूरी हो। हम उस काम को देखने के लिए हैं। हम लोग किसी यहाँ मंत्री बनने के चक्कर में नहीं है। बिल्कुल जनता के मुद्दे, जनता की आकांक्षा, उसको पूरा करना, करवाना, लड़ करके, ये हमारा काम है। करते रहे हैं, करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे माले का यही कहना है कि इस बार जनता के विकास की बात होगी और वो मुद्दे आगे उठाए जाएंगे जिससे जो मुद्दे जनहित के होंगे और जिससे बिहार विकास की राह पर चलेगा। और इसके साथ माले ने साफ तौर पर चुनौती दे दी है कि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सीधे मैदान में आए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।